नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रुमान अलवी और आप सभी दर्शकों का आपके अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत कठिन है। वे अपने खेतों में लंबे समय तक मौसम की परवाह किए बिना कार्य करता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी या फिर चाहे बारिश ही हो रही हो। उसका ध्यान अपनी फसल में ही लगा रहता है। अपनी मेहनत के बल पर वे केवल अपना जीवन ही व्यतीत कर पाते हैं। ऐसे ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए रोज सुबह हम आपके साथ खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई नई नई जानकारी लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। धान की फसल में खीरा रोग की रोकथाम कैसे करें? करेला की खेती से अच्छी आमदनी कमा रहे एक सफल किसान की कहानी। बेल की सफल बागवानी के लिए किसानों को तकनीकी सुझाव। धान की रोपाई या बुआई के बाद खड़ी फसल में कई प्रकार के रोग लगते हैं, जिसमें प्रमुख है खीरा रोग की समस्या। और ये समस्या मिट्टी में जिंक तत्व की कमी से आती है। अगर आपने खेत की तैयारी के समय जिंक तत्व का इस्तेमाल नहीं किया है और खड़ी फसल में खीरा रोग लग गया है, और ऐसे में धान की खड़ी फसल में जिंक तत्व का इस्तेमाल कैसे करें, इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एग्री क्लिनिक एवं एग्री बिजनेस सेंटर मुरादाबाद के डॉक्टर दीपक मेहंदीरत्ता। इस समय जो धान हमारा लगाने का समय ही चल रहा हैगा और कुछ लोग लगा गए हैं। धान जो खीरा रोग आता है वो जिंक की कमी से आता है। जो जस्ता होता है वो जब हमारी मिट्टी में कम होता है तो ये रोग आता है। इस रोग के लक्षण ये होते हैं कि पत्तियों के ऊपर हल्का हल्का पीले पीले रंग के धब्बा बनने लगता है और वो बाद में कत्थई सा होने लगता है अंदर से। और वो कई बार ऐसा होता है कि ये जड़ तक कत्थई आपको निशान दिखाई देने लग जाते हैंगे। इससे क्या होता है कि पौधे की बढ़वार भी रुक जाती है, पौधे की जो लंबाई है वो कम रह जाती है और उसके अंदर जो कल्लों का फुटाव होता है वो भी काफी कम होता है। तो इससे उत्पादन पर काफी असर पड़ता है। किसी भी फसल के लिए जिंक एक जरूरी तत्व है जो प्रायः मृदा में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, लेकिन लगातार फसलें उगाने की वजह से मृदा में इस तत्व की कमी देखी जाती है, जिसकी पूर्ति के लिए ऊपर से जिंक तत्व देने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इसे प्रयोग करने का सबसे उचित समय बुआई या रोपाई से पहले का ही होता है। लेकिन अक्सर जल्दबाजी में खेत की तैयारी के समय किसान भाई इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो किसान पूर्व में जिंक तत्व का प्रयोग नहीं कर पाए हैं, वे खड़ी फसल में इसका प्रयोग पर्णीय छिड़काव के रूप में कर सकते हैं। तो जिंक की कमी अगर है, दिख रहा है, उसको नर्सरी में भी दिख जाती है, तो हमको जिंक की कमी को दूर करने के लिए जिंक सल्फेट का हम इस्तेमाल करते हैं। 5 किलो जिंक सल्फेट और 2.5 किलो बुझा हुआ चूना लेंगे। 1000 लीटर पानी में घोल बना करके हम एक हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उसका 10-10 दिन के अंतराल के में हम 2 बार स्प्रे करेंगे तो जस्ते की पूर्ति हो जाती है। अगर किसी किसान भाई के पास बुझा हुआ चूना ना हो तो उस समय में वो यूरिया का इस्तेमाल कर सकता है। उसकी जगह वो यूरिया ले ले और यूरिया के साथ जिंक सल्फेट और पानी का घोल बना करके स्प्रे कर सकता है। हमें देख लेना चाहिए, अगर हमने जो भी फसल हम लगा रहे हैं, इससे पहले वाली फसल जो हमने लगाई है तो उसमें अगर हमने जिंक दिया है तो ऐसा कमी नहीं आएगी, क्योंकि जिंक जो है वो 5% ही हमारा पौधा एब्जॉर्ब करता है, 5% हमारा सॉइल में रह जाता है। तो उसको अगर वो अवेलेबल है तो पौधा उसको ले लेता है। और जिंक को जब भी खड़ी फसल में कभी भी हमारे किसान भाई डालते हैं तो कई बार क्या होता है कि वो ऐसे ही यूरिया में मिला के डाल देते हैं। तो यूरिया में मिला के ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। हमेशा उसका खड़ी फसल पे जब भी हो तो घोल बना करके ही स्प्रे करना चाहिए, तो ही उसको पौधा प्राप्त कर पाता है और उसमें जिंक की कमी दूर हो पाती है। करेला कड़वा होता है, लेकिन इसके कई फायदे हैं। इसे सब्जी के रूप में तो इस्तेमाल किया ही जाता है, इसका जूस भी तैयार किया जाता है, जिसकी अच्छी बाजार मांग रहती है। ऐसे में करेला की खेती से किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं।
आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं झारखंड जिला रांची के प्रगतिशील किसान गंसू महतो से, जिन्होंने नई तकनीक को अपनाकर करेले की खेती से लाखों की आमदनी कमाई है। तो आइए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। साग सब्जियों की खेती कर प्रदेश के सफल किसानों में अपना नाम दर्ज करा चुके रांची के सफल किसान गंसू महतो इन दिनों ड्रिप और मल्चिंग के माध्यम से करेले की खेती कर रहे हैं। करेला भले ही स्वाद में कड़वा हो, लेकिन गंसू महतो के जीवन में इसने मिठास घोल दी है। जी हां, मधुमेह के मरीजों के लिए वरदान करेले की बाजार में अधिक मांग होने के कारण आज गंसू महतो इसकी खेती से लाखों रुपए की आमदनी कमा रहे हैं। एक किसान हूं और मैं अभी 8 एकड़ जमीन पर खेती कर रहे हैं। इसमें तरबूज, नेनुआ, करेला, मिर्च, ओल, मकई और साथ ही बैगन, टमाटर का खेती कर रहे हैं। साथ ही शिमला मिर्च का भी खेती कर रहे हैं। तो हम अभी जो मेरे खेत में लगे हुए हैं वो करेला भी का खेती किए हैं और नेनुआ में तरबूज, यानी कि इंटर क्रॉप किए हैं। एक फसल एक ज़मीन में डबल फसल ले रहे हैं। पहले मैं तरबूज का तोड़ाई किए और उसी में मैं करेला का रोपाई कर दिए थे। और साथ ही मैं अभी करेला लगभग 20 क्विंटल अभी 2 महीना से तोड़ाई चल रही है। 3 टन करेला लिए हैं। साथ ही हमको लागत जो लगी थी लगभग 6,000 हमको बीज में खर्च आया था और खाद में 14,000 हमको खर्च लगा था। और जो वेस्ट डिकम्पोजर को बनाने में हमें 400 का गुड़ लगा था और लेबर का कॉस्ट जो लगभग 10,000 रुपया लगा था। इस तरह से हमको 30,400 का लगभग हमको खर्च आया था। गंसू महतो के पास 8 एकड़ खेत है, जिसमें ये विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती कर रहे हैं। अभी इनके यहाँ करेले की तुड़ाई चल रही है, जिसे इन्होंने अप्रैल माह में लगाया था। अभी ये करेले से 30 क्विंटल का उत्पादन ले चुके हैं और आगे भी इससे अच्छा उत्पादन मिलेगा। इन्हें करेले की खेती से अभी तक 75,000 रुपए की आमदनी हो चुकी है, जो कि आगे और भी बढ़ेगी। अब खर्च की बात करें तो उनका कहना है कि करेले की खेती करने में 30,000 रुपए की लागत आई है, जिसमें बुआई से लेकर तुड़ाई तक के सारे खर्च शामिल हैं। इस प्रकार देखा तो उन्हें प्रति एकड़ करेले की खेती से अभी तक लगभग 45,000 रुपए की शुद्ध आमदनी मिल रही है। हमने उसमें जो खेत की तैयारी किए उसी समय हमने एकड़ में 4 ट्रैक्टर गोबर डाले हैं 1 एकड़ में और गोबर डाल के फिर मल्चिंग किए हैं। मेरा ड्रिप से ड्रिप की जो दूरी है वो 3.5 फीट है। करेला से जो करेला की दूरी है वो एक पौधा से दूसरी पौधा की दूरी 1 मीटर है। फिर उसमें 2 बार हमने सिर्फ उसे मशीन के द्वारा स्प्रे किए हैं पूरे फसल पर। और उसमें किसी तरह का कोई रासायनिक कीटनाशक या तो फर्टिलाइज़र, दोनों का हम किसी तरह का कोई भी प्रयोग नहीं किए हैं। किसान भाइयों, हमने जो अपने से जो वेस्ट डिकम्पोजर बना रहे हैं वो गुड़ के द्वारा, और उसे हम प्रत्येक सप्ताह 1 बार फसल में छिड़काव करते हैं। और साथ ही अगर उसमें कंट्रोल ना हो पाए तो हमें उसे एक मटका खाद का व्यवहार करते हैं। और वो मटका खाद में हमने नीम का पत्ता, करंज का पत्ता, अकोंद का पत्ता, साथ ही गोमूत्र, गोबर 5-5 केजी के हिसाब से डालते हैं और गुड़ 200 ग्राम डालते हैं। साथ ही बरगद का पेड़ का नीचे का मिट्टी डालते हैं और बेसन 1 केजी डालते हैं। उसके बाद अदरक डालते हैं 250 ग्राम, लहसुन डालते हैं 250 ग्राम और हरी मिर्च डालते हैं 250 ग्राम। सभी को मिला के एक 40 लीटर का जो क्षमता है ड्रम का, उसमें सबको हम 10 दिन उसे सड़ने के लिए छोड़ देते हैं और उसी का हम 100 ग्राम मात्रा प्रत्येक सप्ताह हम फसल पर छिड़काव करते हैं, जिसके कारण मेरे पौधे में किसी तरह का कीट और जो बीमारी है वो नहीं लगता है। उनका कहना है कि फसल के सही प्रबंधन और रखरखाव से ही अच्छी पैदावार मिलती है। इसके लिए ये ड्रिप और मल्चिंग लगाकर खेती करते हैं।
इन्होंने बताया कि मल्चिंग के कारण खरपतवारों की अधिक समस्या नहीं रहती, साथ ही ड्रिप से पानी की बचत होती है। ये किसान अपनी फसलों में ज्यादा से ज्यादा जैविक खादों का प्रयोग करते हैं, साथ ही पौधों और फलों का अच्छा विकास हो इसके लिए फसलों में स्टेकिंग करते हैं और पौध सुरक्षा में जैविक कीट और रोगनाशियों का प्रयोग करते हैं। साथ ही हमने जो एक आधुनिक तरह से जो खेती हो रही है उसमें धागा और साथ ऊपर में हमने GI तार का प्रयोग किए हैं। साथ ही में वन प्लाई का जो सूत्री धागा होता है उसे मैं स्टेकिंग किए हैं। और जो पहले का जो स्टेकिंग था वो कुछ अलग था, लेकिन जो अभी जो आधुनिक ढंग से जो स्टेकिंग हो रहा है उसमें फल अच्छा आता है, साथ ही सुंदर भी रहता है और सीधा सीधा रहने के कारण उसका बिक्री भी 1 से 2 रुपया हमें पर केजी अधिक प्राप्त होता है। अप्रैल महीना में हमने लगाए थे और मई महीना से हमने तोड़ाई शुरू किए हैं और करेला 45 दिन के अंदर से हम तोड़ाई शुरू कर दिए थे करेला का। तो किसान भाइयों, इस पद्धति के द्वारा आप लोग खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप भी घनसू महतो की तरह खेतीबाड़ी में उन्नत विधियों को अपनाकर अपनी फसल से अधिक उत्पादन ले सकते हैं, साथ ही अन्य किसानों के सामने मिसाल कायम कर सकते हैं। बेल की बागवानी सामान्य भूमियों सहित ऊसर, बंजर, बेकार पड़ी भूमियों पर भी की जा सकती है। हमारे किसान भाई उन्नत किस्मों का चुनाव करके इसकी बागवानी करें तो इससे अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो जो किसान भाई बेल की बागवानी करना चाहते हैं वे किन किन तकनीकी बातों को ध्यान में रखें, आइए जानते हैं उद्यान निरीक्षक अनिल सिंह से। बेल की प्रजातियां जो मुख्य रूप से हमारे किसान भाई लगाते हैं अपने अपने स्थान के हिसाब से, जैसे इधर जो मिर्ज़ापुर का पहाड़ी क्षेत्र है जो, या पठारी क्षेत्र हैं जो अन्य ज़िलों के, तो वहाँ पर कागजी वैरायटियाँ विशेष रूप से जो वहाँ की लोकल वैरायटी है मिर्ज़ापुर कागजी, वहाँ पे लोग बहुत समय से उसकी खेती करते आ रहे हैं, हमारे किसान भाई उसको लगा रहे हैं। इसके अतिरिक्त नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद के द्वारा नरेंद्र बेल 5 और नरेंद्र बेल 7 विकसित की गई हैं। मध्यम आकार में इनका फल होता है और इसका छिलका भी जो है पतला होता है और इसमें बीज की मात्रा बहुत ही कम होती है और खाने में स्वादिष्ट होता है। इसी प्रकार से नरेंद्र बेल 1 जो है ये नई प्रजाति जो है ये गुच्छे में फलती है और इसका जो विकास किया गया है और ये केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान पर इसके पौधे उपलब्ध हैं, वहाँ पर ये प्रजाति मिलेगी और वहाँ से किसान भाई इसको लगा सकते हैं। इंदौर कागजी ये जो है इंदौर सीडलेस, ये इंदौर कागजी जो है ये प्रजाति भी काफ़ी मशहूर है और इसको हमारे किसान भाई काफ़ी समय से इसकी खेती करते चले आ रहे हैं। बेल लगाने के लिए जो बरसात का मौसम है उपयुक्त है और इसकी तैयारी हमको अच्छा होगा कि हम मई जून से इसकी तैयारी कर लें और इसके लगाने के लिए लेआउट करके और इसके गड्ढे खुदाई करके इसके रोपण की तैयारी हम करें। सबसे पहले तो बेल रोपण के लिए 2 से 2.5 फीट तक गहराई में और उतना ही गोलाई या चौकोर आकार में जो है उसमें गड्ढे की खुदाई 2.5 फीट ऊपर उसका व्यास हो तो गड्ढे की खुदाई हम कर लेते हैं। और गड्ढा खुदाई करते समय हम यह ध्यान रखते हैं कि जो ऊपर की कम से कम आधी मिट्टी है उसको ऊपर वहीं फैला करके रख लेते हैं, नीचे की आधी मिट्टी को वहाँ से हटा देते हैं। तो जो मई माह में और जून माह में जब हम गड्ढे खुदाई करते हैं तो जून के आखिर तक इसको हम खुला छोड़ देते हैं, तो इससे फ़ायदा ये मिलता है कि इसमें जो भी फंगस कीटाणु इत्यादि होते हैं वो सब सूर्य की रोशनी से नष्ट हो जाते हैं। जून के आखिरी माह में या जुलाई के प्रारंभ में हम आधा मिट्टी जो उसमें हम फैला कर रखे हुए हैं और उतना ही सड़ी हुई गोबर खाद उसमें मिला करके और उस गड्ढे की हम भराई कर देते हैं और ज़मीन से थोड़ा ऊंचे उठे हुए तक मिट्टी भरते हैं और 2-3 अच्छी बरसात जब हो जाए और वो मिट्टी बैठ जाए तब उसके बाद हम बेल के पौधे जो हमारी राजकीय पौधशालाओं पर या अच्छी
जानी हुई किसी नर्सरी से ले आकर के और फिर हम उसका रोपण करते हैं और उसके पिंडी के बराबर वहाँ से मिट्टी निकाल करके फिर बेल के पौधे को वहाँ पर स्थापित कर देते हैं। अगर आपने किसी कारण गर्मी में गड्ढे की खुदाई नहीं की है और आपको रोपाई करनी है तो उस दशा में अभी भी गड्ढा खुदाई करके 8 से 10 दिन के लिए छोड़ दें और जरूरी खाद, उर्वरक और कीटनाशी मिलाकर गड्ढे की भराई कर दें और अच्छी बरसात हो जाने के बाद पौधों की रोपाई करें। और इनकी दूरी, जहाँ पर पौधे बड़े आकार के होते हैं तो वहाँ पर इनकी दूरी 8 मीटर लाइन से लाइन और 8 मीटर पौध से पौध की दूरी रखते हैं। लेकिन कुछ प्रजातियां जो छोटी हैं जैसे नरेंद्र बेल 7 है तो इसको 6 मीटर दूरी पर भी हमारे किसान भाई इसका रोपण करते हैं और अच्छा उत्पादन उससे उनको प्राप्त होता है। और इसमें थाले बना देते हैं तो बरसात के समय तो इसमें सिंचाई की कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसके बाद जब बरसात का सीज़न ख़त्म हो जाता है तो जाड़े के सीज़न में करीब 1 माह के अंतर पर और गर्मी के सीज़न में 15 दिन के अंतर पर इसकी सिंचाई करते हैं, नमी बराबर बनी रहे। बेल के पौधे में ये भी ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी कि इसमें हमको आगे चल कर के इसका पोषण करना है। पोषण करने के लिए प्रतिवर्ष इसको 25 से 50 किलो तक सड़ी गोबर की खाद प्रति थाले में हम इसको देंगे और इसको अन्य पोषण के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा में तत्व के रूप में नाइट्रोजन 75 ग्राम, पोटाश की मात्रा भी 75 ग्राम और फास्फोरस 40 ग्राम, ये तत्व के रूप में इसको हम प्रतिवर्ष प्रति पौध के हिसाब से इसको हम उपलब्ध कराएंगे। और बेहतर होगा कि इसको हम एक बार और जनवरी फरवरी में एक बार, 2 बार में इसको हम अगर उपलब्ध करा देते हैं तो हमारे पौधे ये स्वस्थ बने रहेंगे और ये इनकी ग्रोथ अच्छी होगी और 5 वर्ष तक इसकी मात्रा को प्रतिवर्ष इतना ही हम बढ़ाते चलेंगे। 6ठे वर्ष से पौधे की जो ये मात्रा है उसको हम निश्चित कर देंगे और उतना प्रतिवर्ष इस पौधे को हम इनको देते रहेंगे और ये हमारे बेल के लिए आगे जो है ये पोषण का काम इस प्रकार से करते रहेंगे और इससे हमारे बेल के पौधे स्वस्थ रहेंगे। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जखनिया, जिला वाराणसी के कृषक धर्मेंद्र पटेल ने या मूंगफली की फसल में लगने वाले रोगों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो धर्मेंद्र पटेल जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। के अंदर कुछ खेतों में विषाणु गुच्छा रोग होता है। उगाव के टाइम में बिल्कुल नॉर्मल होते हैं लेकिन वो 15, 20, 25 दिन के बाद में धीरे धीरे उनकी बढ़वार रुक जाती है और पत्तियां, छोटी पत्तियां होकर गुच्छे के रूप में छोटी पत्तियां हो जाती हैं। तो उनकी या तो मूंगफली लगती नहीं, लगती तो बहुत छोटी लगती है। तो जिन खेतों में विषाणु गुच्छा रोग हो वहाँ अगली बार इसकी मूंगफली की बुआई नहीं करें। कुछ खेतों में फिक्स साइट होती है, ज़मीन में अवेलेबल है ये, तो वहाँ ये उस एरिया में, लोकलाइज्ड एरिया में ये आती है बीमारी। तो जहाँ इसका असर ज़्यादा हो वहाँ मूंगफली का पैदावार, मूंगफली की खेती नहीं करें। दूसरा, मूंगफली में फसल चक्कर का हमेशा ध्यान रखें। तो इसके लिए आप जैसे एक साल आप मूंगफली ले रहे हैं, दूसरी साल उसमें ग्वार ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं। तो उसमें फसल चक्कर का हमेशा आप ध्यान रखें तो आपकी उपज आपको ज़्यादा मिलेगी और बीमारी और कीड़े कम लगेंगे। किसान भाइयों, मूंगफली की फसल में टिक्का रोग का प्रकोप भी आमतौर पर देखा जाता है, जिसका यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो क्या है इस रोग के पहचान के लक्षण
और नियंत्रण के उपाय आइए जानते हैं। इसी तरीके से जो टिक्का रोग है, जहाँ ह्यूमिडिटी नमी ज़्यादा होती है, ज़मीन थोड़ी भारी है, उस एरिया में ये टिक्का रोग आता है। ये फसल उगने के 40 दिन बाद में दिखाई देता है और इसमें पत्तियों पर मटमैले रंग के, गहरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। और इसका उपचार करने के लिए आपको जो ही आपको ये पत्तियों पे रोग दिखाई दे तो आधा ग्राम प्रति लीटर पानी में कार्बेंडिजम को घोल लें और या 1.5 किलो मैंकोजेब प्रति हेक्टर के हिसाब से पानी में मिलाकर छिड़काव करें। और ये छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल के ऊपर करें तो टिक्का बीमारी का उपचार हो जाएगा। मूंगफली की फसल में पीलिया रोग की समस्या भी आमतौर पर देखी जाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए 250 किलो जिप्सम को मूंगफली की फसल में डालकर खेत में मिला देते हैं। लेकिन अभी चूंकि खड़ी फसल है, उसके अंदर आपको यदि पीलिया रोग दिखाई दे तो उसके अंदर गंधक का अम्ल आता है। ये 0.1% के हिसाब से फसल में छिड़काव करें। पहले एक बार फूल आने से पहले करें, एक बार फूल जब आ जाएं पूरे तब दूसरी बार करें, तो इससे आपका पीलिया रोग का नियंत्रण हो सकता है। तो अभी जो मैंने आपको जो रोग बताए, टिक्का जो बीमारी आती है या पीलिया बीमारी है, हमेशा आप उसमें आप ध्यान रखें तो आपकी उपज आपको ज़्यादा मिलेगी और बीमारी और कीड़े कम लगेंगे। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मौन पालन व्यवसाय में बरसात के समय ध्यान देने वाली जरूरी बातें। उत्तराखंड के तराई, भावर, मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों को मौसम आधारित कृषि सलाह। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।